नमस्कार साथियों, मैं हूं धीरज जोशी और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं यहां पर एक प्रोग्राम चला रहा हूं बेरोज़गारी से लेकर रोज़गार तक। तो उसमें पहले मैंने अपने बारे में बताया था और मैंने आपसे पिछली वीडियो में कहा था कि मैं आपको और लोगों से मिलाते रहूँगा जिन्होंने बेरोज़गारी में काफ़ी संघर्ष किया है और अब वो रोज़गार पर लगे हैं, तो वो अपने अनुभव आपको बताएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे साथ आज हैं मिस्टर अंकुर पंत जी, जो कि इस समय मेरे ही साथ डीएलएड इन्होंने किया था और ये भी सरकारी नौकरी पर लग चुके हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि इन्होंने कैसे कैसे संघर्ष किया और कितनी बेरोज़गारी झेली, और आपको अपने कुछ ये अनुभव साझा करेंगे जो कि आपके लिए हो सकता है कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद रहें। स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। तो सर, सबसे पहले आप अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिए हमारे दर्शकों को। मेरा नाम है अंकुर पंत और अभी हाल में आई हुई भर्ती शिक्षक भर्ती में मेरा भी सिलेक्शन हुआ था, जो अभी फ़िलहाल में आई हुई है। और धन्यवाद सर मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए। तो जानते हैं सर से कुछ इनके अनुभव कि क्या क्या इन्होंने किया है। सर, सबसे पहले आप अपनी क्वालिफ़िकेशन के बारे में हमारे दर्शकों को बता दीजिए। सर, इंटरमीडिएट जो नॉर्मली सभी बच्चे करते हैं। हाँ। तो इंटरमीडिएट करने के बाद सबसे पहले मैंने आईटीआई किया था। अच्छा। आईटीआई करने के बाद सीधे मैंने डीएलएड ही किया था। आईटीआई, बीए और डीएलएड। तो सर, आईटीआई आपने इंटर के तुरंत बाद किया था? आईटीआई सर इंटर के तुरंत बाद नहीं किया था। मैं कुछ साल 2-3 साल मैंने किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया था। देखिए, सर ने प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया इंटर के बाद पहले, ठीक है ना। देखिए, आदमी इंटर के बाद कभी कभी ऐसा आदमी पे मौका होता है कि अपनी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर सकता या कोई ऐसी चीज़ें होती नहीं कर पाता है, चाहे वो कोई भी कारण रहे। तो सर, आईटीआई के बाद आपने जॉब नहीं की? सर, आईटीआई करने के बाद मैंने पहले सोचा था कि आईटीआई कर लेता हूँ और आईटीआई करने से फिर मैं एक अलग फील्ड में चला जाऊँगा। पर जैसे मैंने आईटीआई की तो फिर मुझे पता चला कि आईटीआई करना बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको कंपनी में एक लेबर के तरह ही ट्रीट किया जाता है। तो फिर मैंने कहा कि जब मैंने एक टेक्निकल हैंड किया है, उसके बाद अगर फिर मैं लेबरी वाला काम करूं तो उससे बेटर तो मुझे शिक्षा का काम ज़्यादा अच्छा लगा। और सर, आईटीआई करने के बाद इलेक्ट्रिशियन से किया था मैंने। तो मैं कुछ कंपनी में गया था तो मुझे वहाँ फ़ील हुआ कि मुझसे लेबरी कराई जा रही है, लेबर्स का काम कराया जा रहा है, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो फिर मैं वापस आया और फिर मैं किसी स्कूल में नहीं जुड़ा। मैंने आपके साथ ही अपना एक कोचिंग सेंटर खोला था, जो करीबन 1 साल चला और बहुत अच्छा चला। तो देखिए, सर ने कहा कि प्राइवेट कंपनियों में भी गए, भटके होंगे। ऐसा तो नहीं है नहीं कि एक कंपनी में गए या 2 कंपनी में गए, जगह जगह भटके होंगे। जहाँ जहाँ सामर्थ्य होती इंसान की वहाँ तक इंसान जाता है। तो इनको क्या कहते हैं, वहाँ पर नहीं लगा, आत्मसम्मान वहाँ पर नहीं मिल रहा था। तो इन्होंने क्या कहते हैं, एक कोचिंग खोला अपना ही पर्सनल, साथ में मैं भी था वहाँ पर सर के साथ ही। तो हम काफ़ी लंबे अरसे से एक दूसरे को जानते हैं। बेरोज़गारी एक ऐसा अभिशाप कह सकते हैं ना, जब तक आप कुछ नहीं कर रहे हो ना, आपकी जेब में 10,000 रुपये भी पड़े हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप लोगों की नज़रों में बेरोज़गार होते हो। और लोगों को ये सबसे पहले अपनी फैमिली की नज़रों में ही बेरोज़गार होते हैं, ठीक है ना। कुछ ना कुछ हमें करते रहना पड़ेगा ही। चलिए सर से थोड़ा सा और जानते हैं। सर, ये बताइए, जैसे कि जितना मैं जानता हूँ, आपने डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम बिना किसी तैयारी के निकाला था। आपने कोई कोचिंग तो करी नहीं थी। आपसे हम लोग जैसे कभी कभी खुद ही बैठ जाते हैं उस टाइप का, वैसे कोई कोचिंग नहीं करी थी। तो आपको कहाँ से ये चीज़ नॉलेज मिली या कहाँ से आपकी हिम्मत बढ़ी कि आपने एग्ज़ाम अच्छा खासा निकाला था? क्योंकि आपके नंबर मेरे ख्याल से 156 या 55 ऐसी कुछ 156 मार्क्स थे आपके उस समय, और कोई तैयारी नहीं थी आपकी। आपने पहले अटैम्प्ट में मेरे ख्याल से पहले एंट्रेंस एग्जाम दिया था, उसमें निकाल लिया था आपने। तो ये कैसे संभव हुआ आपके? सर, ख़ास तौर से मैं कक्षा 10 के बच्चों को गणित पढ़ाता हूँ और वही मेरा क्षेत्र है। तो हुआ कि मैंने सोचा कि कोचिंग सेंटर शुरू किया जाए, क्योंकि स्कूल में थोड़ा सा पाबंदी होती है। आपको एक निश्चित सैलरी मिलती है, आप कितनी भी मेहनत कर लो, आपको एक निश्चित सैलरी मिलती है। फिर उसके बाद बाउंडिंग होती है। हाँ। स्टाफ मतलब प्रबंधक की बाउंडिंग होती है। तो वो बदा काम मुझे पसंद नहीं आता है। तो फिर मैं आपसे मिला था कि कुछ शुरू करते हैं, कि कोचिंग सेंटर चलाते हैं जिसमें ट्यूशन भी हो और साथ में कोचिंग भी हो। तो सर, आप भी आए थे, तो हमने पहले 6 से लेकर 12 तक के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया था। हाँ। करीबन 8 महीने 9 महीने। तो अचानक से डीएलएड के फॉर्म आ गए थे। तो बच्चों ने मुझसे कहा कि, और आपने भी कहा था कि डीएलएड के फॉर्म आते हैं, भरते हैं। तो मैं मजे में भरा था। हाँ, मजे में बच्चों के फॉर्म लेके आया मैं। हाँ, मेरा फॉर्म भी आप ही लाए थे। हाँ, शायद हम 12-13 फॉर्म लेके आए थे। तो मैंने भी कहा चलो एक फॉर्म भर लेते हैं। अच्छा, फॉर्म भर लिया। अब मुझे कंपटीशन एग्ज़ाम की, मतलब कंपटीशन लेवल की तो तैयारी मुझे करानी आती थी नहीं। तो थोड़ा उससे मैं आपने हौसला दिया था, अरे कुछ नहीं है, मतलब वही चीज़ है, घुमा फिरा के वही चीज़ है। तो फिर क्या हुआ कि सर, जैसे मान लीजिए मुझे 1 घंटे का बैच पढ़ाना होता था बच्चों को, तो मैं 3 घंटे घर में पढ़ता था कि मुझे कल पढ़ाना क्या है। और मैं मतलब मुझे कल पढ़ाना क्या है उसके लिए मुझे 3 घंटे पहले तैयारी करनी पड़ती थी।
फिर 1 घंटा जाकर मैं वहाँ पर बच्चों को पढ़ाता था। तो इससे हुआ ये कि असल में मेरी तैयारी हो गई, और इसे कहते हैं कि मज़े मज़े में देखिए इनकम भी होती रही, और बड़े जुनून के साथ में मैंने सोचा है, देखो बच्चे क्रॉस क्वेश्चन करते हैं सामने से, तो थोड़ा तैयारी कभी 4 घंटे की हो जाती थी, कभी 5 घंटे की हो जाती थी। तो मुझे वो लगता है कि मेरे पहले का बच्चों को पढ़ाया हुआ, स्कूल में पढ़ाया हुआ अनुभव काम आया, और ख़ास तौर से वो जो मैंने डीएलएड के लिए तैयारी कराई थी बच्चों की, वो ख़ास तौर से काम आया, और उसी की बदौलत मेरा एंट्रेंस एग्ज़ाम निकल गया। तो देखिए इस सर के एक अनुभव से हमें ये मिला थोड़ा सा जानने को कि कोई बड़ी बड़ी कोचिंग में जाने से कुछ नहीं होता। आप सेल्फ कितनी आप मेहनत करते हैं। सर ने कोई बिना किसी तैयारी के, बिना किसी कोचिंग के सामने से कोचिंग कराई है। केवल हाई स्कूल के बच्चों को तक वो पढ़ाते थे, और मेरे ख्याल से ओनली मैथ ही पढ़ाते थे सर मैथ के अलावा मेरे ख्याल से आप कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ाते थे ना? हाँ सर, मैथ पढ़ाता था, केवल मैथ पढ़ाते थे, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ाते थे, और उसी दम पे इन्होंने कोचिंग में बच्चों को पढ़ाया। देखिए क्या करें, 1 घंटे पढ़ाने के लिए 3 घंटे अपनी मेहनत करनी पड़ी। तो जो सेल्फ जो आपकी क्या कहते हैं मेहनत होती है ना अपनी स्वयं की, वही काम आती है। कोई बड़े बड़े कोचिंग से मतलब नहीं होता। लोग कोचिंग खोल के बैठे हैं इतने बड़े बड़े कि भाई हम ये पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे, उससे मतलब नहीं। आज आप अगर आज भी देखें तो बड़े बड़े एंट्रेंस एग्जाम में लोग अपनी मेहनत से एग्जाम निकाल रहे हैं। तो ये तो सर की बातें हुई क्या कहते हैं पढ़ाई से रिलेटेड या एग्जाम से रिलेटेड। अब जरा बात करते हैं, जब हमने डीएलएड कर लिया तो जरा उसके बारे में बात करते हैं। सर जैसे कि हमारा डीएलएड 2019 में कंप्लीट हो गया था दिसंबर में, और जॉब हमारी लगी है दिसंबर 2019 में, 2021 में, दिसंबर 2021 में हमारी जॉब लगी है। तो ये 2 साल बीच में आपके कैसे गुजरे, थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे। देखिए सर, मैंने आपसे पहले ही कहा कि मुझे पढ़ाने का अनुभव था, और होता क्या है कि अगर आप 1 साल भी पढ़ा लेते हैं बच्चों को, तो फिर आपको कहीं नहीं जाना है, बच्चे आपके घर आते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब हमने कोर्स कर लिया, तो उसके बाद फिर 2 साल खाली हो गया। अब अचानक से आर्मी वाले बच्चे मेरे पास आ गए कि सर हमें पढ़ा दीजिए। अब मैंने आर्मी भी पहले नहीं पढ़ाया था, तो फिर बात वही आ गई कि जब मैं डीएलएड की तैयारी करा सकता हूँ, पहली बार तो हर चीज़ होती है ना सर, तो अगर मुझे लगा कि मैं डीएलएड की तैयारी करा सकता हूँ, तो मैं आर्मी की भी करा सकता हूँ। तो आर्मी का जो सिलेबस है वो डीएलएड की तुलना में बहुत, मतलब आप लगा लीजिए 30% होगा, अगर डीएलएड बहुत हल्का है। तो मुझे काफ़ी इंटरेस्ट आने लगा, बच्चे भी काफ़ी आने लगे। उसके साथ फिर देखिए, अब मैंने कहा चलो इसको अब फुल टाइम जॉब ही बना लेते हैं। फिर मैंने एसएससी जीडी के बच्चों की तैयारी शुरू की। पहले तो मैं मैथ ही पढ़ाता था, फिर मैंने रीजनिंग और थोड़ा बहुत जीके, हल्की फुल्की जीके स्टार्ट कर दी। तो अच्छा सर, एक सवाल, जब हम डीएलएड में गए थे तो हमें उस समय लग रहा था कि अब तो नौकरी कंफर्म है, परंतु जब डीएलएड करके हम घर बैठ गए थे तो उस समय जिस तरह की खबरें न्यूज़पेपर में मिल रही थी, हमें न्यूज़ मिल रही थी कि इनको भी शामिल कर लिया, जैसे एनआईओएस को शामिल किया, अदर स्टेट भी किया, फिर जॉब भी वैकेंसी भी नहीं निकल रही थी उस समय। मतलब ऐसा माइंड में जैसे मुझे लग रहा था कि अब नौकरी शायद मुश्किल ही है मिलना। तो उस समय फिर आपने किस तरह से अपना मनोबल बढ़ाया, या क्या आपको फील हुआ उस समय? सर मैंने कहा ना, मेरे पास बैकअप था पढ़ाने का। तो अब कंपनी में जॉब तो सर मुझसे हो नहीं पाएगी, क्योंकि देखिए सुनने वाली जगह पर थोड़ा दिक्कत आ जाती है। तो और फिलहाल हमें किस्मत से विभाग भी ऐसा मिला है कि यहाँ पर इतना सुनने का काम नहीं होता है। अगर आप 2-3 घंटा मेहनत से पढ़ाते हैं और फिर विभागीय काम करते हैं, तो आपका बहुत अच्छी जॉब है। और मेरे नज़र में ग्रुप डी और सी में अगर मैं वो तुलना करूँ सी और डी की जॉब को लेकर चलूँ, तो शिक्षक जैसी जॉब मतलब बहुत आरामदायक। देखिए मेहनत करना चाहते हो, मेहनत भी बहुत अच्छी करते हैं। देखिए मेहनत की तो है, वैसे कह रहा हूँ लाइफ स्टाइल आपकी बहुत आरामदायक रहती है। हाँ। और आप मतलब अपना क्या घर से कनेक्ट रहते हैं। जैसे एक तरह से वो देखा जाए, और व्यवसाय में देखा जाए, मैं बैंक देखता हूँ या आर्मी देखता हूँ, तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत है। अच्छा सर, एक चीज़ ये बताइए, जैसे कि डीएलएड के बाद फिर हमने तो अपना कोचिंग वाला ही काम करा था, मैंने भी करा था, आपने करा, तो बीच में कभी आपको ऐसा लगा कि हमने 2 साल जो डीएलएड करा वो बर्बाद हो गए? डीएलएड देखिए मुझे बर्बाद तो नहीं लगा सर, सीधी बात है। बर्बाद इसलिए नहीं लगा क्योंकि मैंने इसके साथ बहुत चीज़ें की थी, आईटीआई भी किया था, तो एक अनुभव ही मिलता है, कोई कुछ ना कुछ करके कुछ अनुभव ही मिलता है। और इससे तो हमें वैसे भी डिप्लोमा मिल चुका था। तो अगर मुझे बाई चांस जॉब नहीं मिलती तो मैं भविष्य के लिए किसी अच्छे स्कूल में ट्राई करता, क्योंकि मेरे पास उस समय डिप्लोमा है, तो सैलरी भी अच्छी रहती। तो वो तो बात की बात है, पर मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि बर्बाद किया। हाँ, ये फील आया कि पैसा बहुत लग चुका था। देखिए पैसा लगता है जब ना जेब से जाता है पैसा, और इतनी सोर्स नहीं होते हैं हमारे पास इनकम के, छोटा मोटा होता तो बड़ा दुख होता है। लेकिन फिर भी देखो सर ने हिम्मत नहीं आ रही, हमारे साथ के बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिन्होंने हिम्मत नहीं आ रही। 2 साल का काफ़ी लंबा गैप होता है, और जिसमें हमें एक तरह से कंफर्म लग रहा था कि हमें नौकरी मिल जाएगी, उसमें भी हम 2 साल खाली बैठे रहे थे। और उसके बाद तो फिर आपको पता ही है कि नौकरी अब लग गई है, तो थोड़ा सा माइंड से फिर भी रिलैक्स हैं।
हालांकि अभी स्थिति इतनी अच्छी एकदम नहीं होती है, पर फिर भी माइंड से हम थोड़ा सा रिलैक्स हो गए हैं कि हाँ नौकरी लग गई है। तो मेरा यहाँ पर देखो सर से मिलाने का एक जो वो था, मोटिव था, देखो सर आपको कितने वो लगे, आशावादी लगे कि हाँ कोई नहीं, अगर इससे नहीं भी हुआ तो हम पे एक डिप्लोमा की तरह हम कुछ और भी कर सकते हैं। और जबकि हमारे कुछ लोग बच्चे जो हैं थोड़ी सी पढ़ाई करते हैं और कुछ नहीं होता तो होप बिल्कुल छोड़ देते हैं कि नहीं अब कुछ नहीं होगा, ये करेंगे वो कर लेंगे, कुछ नहीं होगा, फिर एक दूसरे को ताना मारना शुरू, आपस में लड़ाई शुरू, ये वो। तो वो चीज़ों से कुछ नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा ही। तो मैं तो ये मेरा कहना यही है कि उम्मीद मत हारिए, आप अपना काम करते रहिए। आपने जो भी कोर्स किया हो, मैं डीएलएड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी और चीज़ की बात कर रहा हूँ। मेरा मोटिव यहाँ पर केवल डीएलएड से मतलब नहीं, कोई भी नौकरी की आप तैयारी कर रहे हैं तो अपनी आप उम्मीद मत छोड़िए, और जो आप अपना क्या कहते हैं हतोत्साहित हो जाते हैं वो मत होइए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें पॉजिटिव रहना पड़ेगा, और पॉजिटिव अगर हम रहेंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे। तो सर से मैंने आपकी मुलाकात कराई और ये हमारी आज दूसरी कड़ी थी। अब देखते हैं आगे अगर हमसे कोई और लोग भी हम इस तरह से मिल पाएंगे तो मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा, और ज़रूरी नहीं है कि डीएलएड के वाले ही मिलाऊंगा, कोई और लोग भी हमें मिल सकते हैं तो उनसे भी आपकी मुलाकात मैं कराते रहूँगा। तो धन्यवाद सर, आपने हमें अपना कीमती समय दिया। धन्यवाद सर, मेरी बात सुनने के लिए, जो आपका भी कीमती समय लगा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है भाई, आज की वीडियो में फिर हमने सर से इतनी मुलाकात कर ली, काफ़ी लंबी बात हो गई है। फिर आगे कोई ना कोई और हमें ज़रूर मिलेगा और जिससे हम बातचीत करेंगे और आपको भी वो अनुभव साझा करेंगे। तो ठीक है, फिर इतना ही आज की वीडियो में। और हाँ, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।